राम मनोहर लोहिया के चिंतन, लोहिया के विचार। चलिए तो हम लोग आज लोहिया के विचार समझेंगे। अगले दिन हम लोग जयप्रकाश बाबू के विचार को देखेंगे। उसके बाद तब हम लोग थोड़ा राजेंद्र बाबू एक दो लोग और का थॉट देखेंगे, फिर थॉट का सेक्शन कंप्लीट। अब क्वेश्चन राउंड पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ एक दो दिन। देखो राम मनोहर लोहिया जो देख रहे हैं, ये इनका जन्म ही 1910 में उत्तर प्रदेश में। तो जीवन पर लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल रफ में समझा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या राम मनोहर लोहिया असहयोग आंदोलन में योगदान दिए होंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में है, अपने 10 में जन्म लिए हैं, तो कितना बड़ा क्रांति किए होंगे 10 साल के उस समय। इस समय अब हम लोग देखें कि ये राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बीएचयू से इन्होंने स्नातक की डिग्री किया और तब पढ़ने के लिए जर्मनी चले गए और पीएचडी डिग्री लेने के लिए जर्मनी चले गए। और आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी से बगल में ही एक देश है रूस। इस समय इनके जन्म के बाद रूस में एक क्रांति हो रही है, कब 1917। और ये रूस की क्रांति में यहां एक बीज बोया गया है और यह बीज किसका है, समाजवाद। एक नया चिंतन है, यूरोप में समाजवाद की एक लहर जैसी है। दो तरह की विचार आपको समझना है, एक विचार का नाम है पूंजीवाद और एक विचार का नाम है समाजवाद। पूंजीवाद का मतलब है कि जिसमें सरकार लोगों को आजाद कर देती है कि जिसको जो करना है करो, हम देश संभालेंगे। जिसको बीपीएससी का कोचिंग खोलना है खोलो, क्या पैसा रखोगे तुम समझो, फ्री पढ़ाना है फ्री पढ़ाओ, लगे कि 50,000 फ्री रखेंगे रख लो, हम सब बीपीएससी की कोचिंग नहीं खोले। स्कूल खोलना है, जिसको पैसा है बिल्डिंग बना लो, लिफ्ट लगाना है लगा लो, हमको मतलब नहीं। पूंजीपति लोग करेंगे और वो फी तय करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है, गरीबों का बच्चा नहीं पढ़े। आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, लिफ्ट लगा दिया तो उसका फी कहेगा 5,000 मंथली। गरीब बेचारा उतना कमाता ही है तो कहेगा कि ना नहीं हो। समाजवाद में कहता है कि नहीं, पैसा वाला कोई कुछ नहीं करेगा, हम पैसा नहीं देंगे तुम्हारे पास, हम इतना तरह के उपाय करेंगे कि सब खून निकाल के और सबको बराबर हिलने डोलने लायक छोड़ेंगे। ज्यादा खून रहेगा तो उछलेगा, इसलिए उतना उछलने लायक छोड़ेंगे, ज्यादा रखा है तो खींच लेंगे, कम है तो उसमें भर देंगे और सबको बराबर कर देंगे। इस समाजवाद। और जितने फैक्ट्री चलेंगे वो हम अपने नेतृत्व में चलाएंगे। तुम्हारा काम केवल है ड्यूटी पर बोले लग जाओ, चपरासी रहो, क्लर्क रहो, ऑफिसर रहो, यूपीएससी पास करके आओ। पद अलग अलग होगा लेकिन हम वेतन सबको बराबर ही देंगे। ये नहीं कि चपरासी का पेमेंट 4,000 होगा और आईएएस कर दिया तो 4 लाख होगा। अगर पेमेंट 10,000 है तो सबको 10 मिलेगा। हाँ, डिग्निटी अलग होगी, तुमको प्रणाम सलाम बोलेगा, पेमेंट ठीक रहेगा। बात समझ। इससे फायदा क्या होगा, समाज में आर्थिक समानताएं होगी। अब हम किसी को पेमेंट ही 4 लाख देंगे, किसी का पेमेंट 4,000 है तो कोई बराबरी करेगा नहीं करेगा। जब पेमेंट सबका बराबर रहेगा, सब बराबर रहेगा, इसके मन में कभी घमंड आएगा ही नहीं कि हम अधिकारी हैं, क्यों पेमेंट बराबर है। अब काहे के लिए पढ़ेंगे सर, इसीलिए ताकि बाकी लोग प्रणाम करें, इतने के लिए पढ़ना, पैसा के लिए नहीं पढ़ना तुम। तो एक कांसेप्ट बोलो किसका है, समाजवाद। और इस समय यूरोप में यही सब विचार चल रहे थे, समाजवादी विचार ही यहाँ उठा ले रहे थे जिस समय लोहिया जर्मन में स्टडी कर रहे थे। अब लोहिया 1933 में भारत आ गए। अब जर्मनी से इन्होंने डिग्री प्राप्त करने के बाद 1933 में भारत यहाँ पर इनका आगमन है। तो क्या इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए, बोलो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से है, 1930-31 गांधी इरविन समझौता, फिर 31-32। तो सविनय अवज्ञा के समय जर्मनी में है तो उसमें कोई योगदान नहीं इनका। अब यहां से ही कंटिन्यू भारत रह रहे हैं और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत ही बढ़िया रही। जेल भी गए, जेल से भागे भी, नेपाल भी गए, वहां से अलग से इन्होंने टेलीफोनिक दस्ता भी, संचार दस्ता भी चलाया, दोबारा पकड़े गए। ये बहुत लेट में 44 से 46 तक जेल में रहे, 1946 में जेल से फिर छूटे, 47 में देश आजाद हो गया। आजादी के बाद ये अब सोचो ऐसे व्यक्ति हैं कि उस समय एक ही लहर थी आजादी के समय, वो था नेहरू, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो जिसको टिकट दे दे, ईंटा पत्थर बैल गाय भैंस जो, वो जीत जाएगा। पक्का रहता था, कहीं चुनाव है तो लोग दूसरा पार्टी उठी नहीं, किसको तो बस पंजा छाप। अब भैंस के मिला है कि गाय के मिला है, जो रहे बस उसको जीत जाना। और इसीलिए ज्यादातर लोग उस समय राजनीति में एक ही चीज था, नेहरू के बड़ा जबरदस्त फैन थे कि इस बहाने उत्थान तो होने होना है, लोकसभा पहुंच ही जाए। कम ही जिद्दी लोग थे उल्टा दिमाग वाले, जिसमें एक लोहिया है। उल्टा दिमाग कहने का मतलब है कि धाराओं के प्रतिकूल चलना। धाराओं के प्रतिकूल का मतलब है कोई गलती देखेंगे तो आप नेहरू रहिए चाहे जो रहिए, हम आवाज उठाएंगे, आप खुश रहिए चाहे नाराज रहिए। और हर बार बेचारे इलेक्शन में लोकसभा में खड़ा होते थे। कांग्रेस की ऐसी हवा थी कि हर बार हारते थे और हारने के बाद भी अगले दिन मुस्कुराते निकलते थे और कहते थे कि चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है, लोगों के सेवा की भाव होना चाहिए। जीत के भी हमको सेवा ही करना है, हार के भी सेवा ही करना है। तो हार भी गए तभी हम उतने सेवा तुम्हारी करेंगे जितना जीत जाएंगे तब करेंगे। और हम सेवा के लिए ये चीज चाह रहे हैं कि भाई उधर भी जाए तो आपकी आवाज संसद में बैठ के उठाएं, क्योंकि इस समय संसद सिर्फ एक ही काम से चल रहा है, चाटुकारिता। जो नेहरू कर रहा है खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ट्रेंड यही चल रहा था। अब बार बार बेचारे यही बोलते थे और यही बोल के फिर बार बार हारते थे। सौभाग्य अच्छा था, 1963 में लोकसभा के चुनाव पहली बार लोहिया जीत गए, कांग्रेस के अगेंस्ट में जीते, एक बहुत बड़ी बात है। और 63 में एक कांग्रेस के अगेंस्ट में पहली बार चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में गए और पहले व्यक्ति थे कि लोकसभा में उस समय कांग्रेस बहुत बहुमत में, फिर भी इन्होंने आवाज उठाई नेहरू के खिलाफ। नेहरू 64 में मरे हैं, 63 में आवाज उठा रहे हैं, 63 में पहुंच गए और नेहरू के खिलाफ आवाज क्या उठा रहे हैं, कोई नहीं बोलता था। उस समय भारत के औसत आय एक व्यक्ति का जो है, ये सोच सकते हो कि लगभग 6 आना था, 6 आना, 12 आना मिलाने पर 1 रुपया होता था, तो ये लगभग 50 पैसा। 16 आना हो गया तब 1 रुपया। और सोचिए 16, कई लोग बोलता है 16 आना, सच बोल रहे मैंने 100%। तो 1 रुपया का मतलब कितने आना है, 16। और एक व्यक्ति की आय औसत उस समय 6 आना है। और उस जमाने में नेहरू के एक दिन का खर्च यहां से पास 20,000 रुपए होते थे। उनके पास कई कुत्ते थे, उनका खर्च एक दिन का 8 आना 16 आना एक कुत्ता का बजट था और एक दिन का इस, और उतने बजट पे कोई कुछ नहीं बोलते थे। क्योंकि नेहरू के बारे में जनरली कई लोग कहते हैं कि इनका कोट धुलने भी दूसरे देश जाता था, इंडिया का धुला हुआ ही नहीं पहनते, जहां से स्पेशली जाता था वहां से धुला के आयरन होकर आता था तभी पहनते थे। और ये सब सारे बजट संसद में ऐड किए जाते थे कि ये सब भाई प्रधानमंत्री है तो खर्च तो देश को ही उठाना होगा। और एक दिन का जब खर्च ऐसा आया 20,000, सबके भाई नेहरू है, बड़े घराने के हैं, सब तो जनरल चीज है, ये सब बोलने का चीज है, सब लोग दबा रखता था। पहली बार संसद में लोहिया कस के हल्ला की, एक आम जनता का ये है और यहाँ खर्च ये है, हम अयासी और पैसे की बर्बादी के खिलाफ जम के आवाज उठाएंगे। ऐसे निर्भीक और नीडर विपक्ष बड़ा कम मिलते, वो भी उस। आजकल नेता क्या है, अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब है कि चांस देखता है, कौन पार्टी में है वो भी नहीं सोचता। आजकल के नेता चमगादड़ हैं। चमगादड़ समझते हो, चमगादड़ अब है क्या, एक बार कहा गया कि पशु और पक्षी में लड़ाई हो गया तो पशु सभी एक तरफ और पक्षी सभी एक तरफ, तो अब जीत का चांस किसका था, पशु का।
इसमें हाथी है, बड़े बड़े हैं, पक्षी में तो चलिए यही सब। तो चमगादड़ से पूछा गया कि तुम किधर? तो चमगादड़ तुरंत देखा कि बेनिफिट, तो कहा कि तो मजबूत इधर है। तो कहा देखो भाई हम बच्चे को जन्म देते हैं, स्तनधारी प्राणी है, हमें पक्षी मत मानो, हम पशु हैं, और उधर चला गया। जब लड़ाई प्रारंभ हुई, चिड़िया उड़ के ऊपर से लोल चोंच मारने लगा, तो पशु चाह के भी उछल नहीं पा रहा, लगने लगा कि हार में तब्दील है। तो चमगादड़ कहता है कि हम पक्षी नहीं उड़ने वाला, इधर कैसे उड़ने वाला लोग एक तरफ रहे। तो आज के नेता यही चमगादड़ है, किस पार्टी में है उनको खुद पता नहीं, वो अवसरवादी है, जिधर कंफर्म रहे कि इधर से जीत जाएंगे तो मालूम चलेगा कि उधर है। और यही चीज लोहिया में नहीं है। लोहिया कहते हैं हार जीत के लिए, ये कहते हैं ना मैं हार से विचलित हूंगा और ना जीत से खुश। जिता भी दोगे तो हम खुश होकर नहीं निकलेंगे, और हरा भी दोगे तो नहीं है कि विचलित होकर निकलेंगे। इनकी बातें उन लोगों के लिए जरूरत है जो मुखिया उखिया में भी खराब होते हैं, हारने के बाद 2 दिन चूल्हा नहीं जलाते, हार गए क्या जलाएं चूल्हा। उनको कहना है कि भाई लोहिया जिसे सीखिए, हार के बाद विचलन नहीं और जीत के बाद खुशी नहीं। लोगों की सेवा का भाव रहे, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए। अब ये सब इनका एक हमने आउटलाइन दिया, जीवन परिचय दिया, इससे कोई बहुत ज्यादा प्रश्न वगैरह नहीं है। ये तो हमने ऐसा इंटरेस्ट लगाया कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हो जिन व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में शानदार है। जिस समय लोग अवसरवादी बनते हैं उस समय भी ये आवाज उठा रहे हैं, ये जान रहे हैं कि आज हम कांग्रेस ज्वाइन कर लें। नेहरू कई बार प्रयास किए कि ज्वाइन करवा लेते हैं, एक आदमी है जो हल्ला करेगा चुप हो जाएगा, लेकिन कहा कि सब हार जीत मत सोचिए, हमारे ठीक है, लेकिन इधर ही रहेंगे और हम मिलेंगे नहीं, गलती कीजिएगा तो हम आवाज भी उठाएंगे, भी मत समझिएगा कि शांत रहे। और लोहिया सबसे परम भक्त थे गांधी जी के। 33 में आए तो गांधी जी एकदम साथ रखे। तो गांधी जी के विचार से बड़ा खुश रहते थे लोहिया कि ना इनका विचार बहुत बढ़िया है, ये जो कह रहे हैं हमें एकदम मानना चाहिए। अब इसीलिए लोहिया के कई विचारों पर गांधी का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उधर दूसरी ओर जब ये जर्मन चले गए तो रूस से, जर्मनी से, जर्मन का ही एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, और इसलिए मार्क्स के विचारों से भी लोहिया सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और मार्क्स ने ही अपने विचारों से समाजवाद की स्थापना किया था। लोहिया चूंकि यूरोप रहे थे, यूरोप में समाजवाद को देखे थे, तो आपको क्वेश्चन यही आएगा लोहिया के समाजवादी चिंतन, लोहिया का समाजवादी चिंतन, क्योंकि लोहिया समाजवाद को नजदीक से देखे हैं, यूरोप जाके देखे हैं और एकदम चाह रहे हैं कि भारत में भी समाजवादी व्यवस्था हो। और इसीलिए लोहिया का समाजवाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब देखो लोहिया यूरोप के समाजवाद को नजदीक से देखे हैं, इसमें मार्क्स कहता क्या है? मार्क्स ने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी का नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखो मार्क्सवाद को पहले समझना होगा, देन लोहिया को अच्छा से समझो। मार्क्स ने कहा कि एक दिन संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष, वर्ग मींस है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। एक दिन अमीर और गरीब के बीच लड़ाई होगी, और इतनी लड़ाई होगी कि उस समय गरीब बहुसंख्यक है, गरीब की संख्या ज्यादा है, और अमीर अल्पसंख्यक है, अमीरों की संख्या कम है। और इसी कारण से अमीर सभी हारेंगे, गरीब जीतेगा, और गरीब जब जीतेगा तो वह एक ऐसा समाज बनाएगा जिसमें सब कोई बराबर होगा, न कोई इसमें छोटा होगा न कोई इसमें बड़ा होगा, और पूरे समाज बराबर होगा, तो इसको हम लोग समाजवाद कहेंगे। मार्क्स और समाजवादी विचार वाले लोग धर्म को नहीं मानते। देखो मार्क्सवादी लोग जो भी होंगे, इनको आजकल इंडिया में कम्युनिस्ट लोग कहते हैं, तो कम्युनिस्ट विचार के जो भी लोग होंगे मार्क्सिस्ट हैं। वो मार्क्स सीपीआई हो चाहे माले हो, चाहे वो आप मार्क्सवाद देखो, तो वो लोग धर्म नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, क्योंकि मार्क्स स्वयं कहता था कि धर्म एक अफीम है, अफीम वाला नशा, गांजा से भी ज्यादा नशा धर्म है। एक बार जिसको लग जाए तो सवेरे घंटी डुलाएगा, पूजा करेगा, 11 भी बज जाएगा तो नहीं खाएगा, क्या नहीं पूजा नहीं किया है, 12 बजे तक ऐसे ही तपस्या कर रहा है, फिर पूजा रूम जाएगा, घंटी डुलाएगा, उधर जाएगा, आएगा, फिर खाएगा, मिला क्या? कुछ नहीं। मिला क्या? तो कुछ नहीं, खाली अपना जो है इधर उधर घूम लिया। ये तो इसी टाइप के पीने वाला भी उसी भटकता है, उसको भी जब तक सवेरे उसको पीने की आदत रहे तो बस इधर जाएगा, नहीं मिला तो उधर चला गया, उधर मिल गया तो फिर घींचा, फिर चला, नशा जैसा लगा कि कुछ मिला, रियल में कुछ नहीं, उसको नुकसान है। उसी प्रकार से वह व्यक्ति को मिला क्या? तो कुछ नहीं, खाली भगवान पर जल चढ़ाया, टीका लगाया, वो अपने मार लिया, माला पा लिया, ले चला गया, मिला क्या? तो कुछ नहीं। देखो मार्क्स कहता है धर्म एक अफीम है, और धर्म के फेर में जो रहेगा, जितने घंटी डुलाएगा उतने और डुलाने का मन करेगा। बात समझ लो, चूंकि जिसको नशा है ना उसको आदत हो जाएगा, कोई नहीं पूजा कर रहा है तो नहीं कर रहा है, 5 मिनट करेगा तो लगेगा कि आज कर लेते हैं, फिर हनुमान चालीसा मार देते हैं, फिर अगरबत्ती भी दोबारा दिखा लेते हैं, वो हो गया तो लगेगा कि ना, एक बार बगल में मंदिरों मार देते हैं, बगल में मंगल है जरा बजरंग बली को वहीं लेते हैं, थोड़ा सा और एक हाथ मार देते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक एक अफीम जैसा उसको नशा का फील कराएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ ये मत कहना कि सर ये बड़ा धर्म का बोल रहा है उल्टा। ये कौन कहते हैं? मार्क्स का। तो मार्क्स क्या किसी घटना के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानेगा? नहीं। अब देखो लोहिया रहे जब जर्मन में, तो ये सब पूरा सुने समझे फुल चार्ज हुए। जर्मनी में एकदम वही रह के सोच रहा है इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए, वर्ग संघर्ष होना चाहिए, अमीर गरीब को एकदम गरीब मारे अमीर को, सत्ता पर कब्जा कर ले। मार्क्स वही कहा था, दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास सिवाय बंधन खोने को कुछ नहीं, पाने को विश्व है। मजदूर को खूब जगाए, अरे मजदूर एक हो जाओ, मारो राजा को, इतना संख्या है कि तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, और जिंदा रह गया तो पाने को विश्व है, विश्व में राज करो। घोड़े का सेंस गरीबों के पास खोने के लिए क्या है? मर भी जाएगा तो बेचारा कौन रोने वाला है कि अभी ऐसी लगाए थे हवा नहीं खाए? रहेगा उसके घर में, उसके घर में कुछ सामान है का? अमीर मरेगा तो उसके रोने वाला है कि नए गाड़ी खरीदे थे, अभी 2 दिन पहले नहीं थे, मर गई, चढ़ेगा कौन? उसके पास भौतिक संसाधन। और मार्क्स खूब जगाया, और यही समाजवाद को रूस में उन्होंने देखा। तो ये लोहिया, अब तुम ही कहीं दिल्ली जाओ और दिल्ली में एक से एक डिजाइन देखोगे तो धीरे धीरे तुमको लगेगा कि गांव में जाएंगे तो हम भी ऐसे करेंगे, ये वाला एकदम अच्छा डिजाइन लग रहा है, बाल उठा हुआ फैशन चल रहा है, हम जाएंगे दिखा उठा लेंगे, नया नया डिजाइन देखेगा तो तुम्हारे अंदर भी लगेगा कि हम भी एक एक्सपेरिमेंट मारेंगे, इसे तो बहुत बढ़िया डिजाइन लग रहा है। एकदम देखो फुल चार्ज होकर लोहिया आ रहे हैं रूस और जर्मन के विचार से। मार्क्स जर्मन में ही जन्म लिया था, और इसलिए जर्मनी में भी मार्क्स का विचार का बड़ा इंपॉर्टेंस था। लोहिया जब इंडिया आए तो गांधी के संपर्क में आए। अब एक नया चीज तुमको सुनने को मिलेगा, यह है गांधीवाद, और सीख के क्या आए थे? मार्क्सवाद। वाद माने सिद्धांत होता है, गांधीवाद का मतलब गांधी के सिद्धांत, मार्क्सवाद का मतलब मार्क्स के सिद्धांत। अब बीच में बेचारे फंस गए लोहिया, इधर से फुल चार्ज होकर आए थे और गांधी जी लगे डिस्चार्ज करने। गांधी जी तो तुम देखा है कितने भगवान को मानने वाले। गांधी जी यहां तक कहते हैं कि भूकंप भी आया है तो ईश्वरीय दंड है, भगवान सजा दे रहे हैं, तुम लोग अभी भी सुधरो नहीं तो आओ कस के आएगा। ये हर चीज में गांधी जी भगवान कर रहे हैं। गांधी कभी चाहेंगे कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग एकदम मार के पेटा पेटी करे? नहीं। अभी लोहिया एकदम आया है कि सर एकदम एक दिन अमीर गरीब लड़े, इधर आओ, चला इधर आओ, बैठो, अभी समझो बात को। समाजवाद बहुत अच्छी बात है, सब बराबर हो, एकदम ठीक है, लेकिन मार्क्स के चक्कर में मत रहो, यहां सब मत बोलना। यहां एक नया चीज सोचो, तुझे कैसे एक होगा? प्रेम से, प्यार से, सहयोग से, समझा के, धर्म के बारे में बता के। जो धर्म अफीम है, अरे कौन कहता है? भगवान ने सबको बनाया है, ये सब क्यों बोलते हो? ये धर्म वो चीज नहीं सही है।
ये जर्मन के लिए ठीक हो सकता है, यहाँ लोगों का धर्म में आस्था अच्छी है, रूस में लोग भगवान नहीं मानते थे, हल्का फुल्का मानते थे, मार्क्स बोला बच गया, इंडिया में बोलोगे तो पिटा जाओगे। अरे कई तरह के विचार चल रहा है ना। अब ऐसा करते करते लोहिया का जो सॉफ्टवेयर था एक गांधीवादी और मार्क्सवादी को मिला के एक नया लोहियावादी बन गया। बोलो जी लोहियावादी समझ रहा क्या है? इन्होंने एक ऐसे समाजवाद को कहा, अब मार्क्स पे ही भड़के हुए हैं लोहिया, करें समाजवाद एकदम ठीक है, लेकिन यूरोपीय समाजवाद वह एशिया महादेश के स्थितियों के अनुकूल नहीं है। हर देश की परिस्थितियां अलग अलग है और उसके अपने परिस्थिति के अनुसार वहां समाजवाद होनी चाहिए। ये मार्क्सवाद और यूरोपीय समाजवाद वो अलग सिस्टम है। देखिए सिक्के आए थे फुल चार्ज, जब डिस्चार्ज हुए तो नया बैटरी का टावर कर रहा। और ये चीज में हम लोग देखें लोहिया ने एक नारा दिया और वही था सप्त क्रांति। इनका समाजवाद यही है, इनका लोहिया का जो समाजवाद है वह है सप्त क्रांति दर्शन। सप्त क्रांति दर्शन, और यही सप्त क्रांति दर्शन में आपको एकदम 7 ब्रांचेस बनाना है एक पेड़ का। ये लोहिया का समाजवाद है और एक एक ब्रांच इसमें अलग अलग जाएंगे और टोटल कितने ब्रांच होंगे? 7 ब्रांच। और लोहिया का ये जो सप्त क्रांति दर्शन है इसमें लोहिया क्या कह रहे हैं उसके विचारों को समझिए। लोहिया का कहना है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 7 तरह की व्यवस्थाएं देश में चाहिए। भारत के अनुसार यही होना चाहिए। क्या है भाई 7 तरह की बात? तो पहला उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, लैंगिक समानता, आर्थिक समानता। देखो सब लोहिया का एक इंपॉर्टेंट चल रहा है। 7 अभी हम लोग पहले सुनेंगे, पहले एक करके ध्यान दीजिए। लोहिया का कहना है कि समाज में जो ऊंच नीच है, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो छुआछूत है, समाज में जो हम लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये सब जो बटे हुए हैं ये सभी समाप्त होना चाहिए और सभी जाति में, सभी वर्णों में समानता होनी चाहिए और हम लोग एक दूसरे को जाति नहीं मानव के रूप में देखें। तो इनका कहना था कि कोई तुमसे पूछे बाबू कौन जाति के हो, तो कहना वही जो आपकी है। अरे हमारा जाति, तो हाँ मानव आप भी है, वही जाति प्रजाति हम भी, मानव जाति महत्वपूर्ण है। और ये इन्होंने कहा कि ये जाति जो है इस पर हम लोग बटे नहीं, पूरे समाज हम लोग एक हो और एक समता मूलक एक न्यायपूर्ण प्रणाली का हमारा समाज विकसित हो और तब समाजवाद समझो कि सफल हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा लैंगिक समानता। लैंगिक समानता समझते हो? लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनका समाजवाद बड़ा व्यापक स्तर का है। इन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर महिलाएं और पुरुष के कार्यों का विभाजन लैंगिक विभाजन कहलाता है और ये लैंगिक विभाजन नहीं होती, लैंगिक समानताएं होनी चाहिए। लड़की है इसलिए ड्यूटी भोजन बनाने का है, लड़का है इसलिए पढ़ेगा। क्या भोजन बनाने की ड्यूटी लड़का का नहीं हो सकता है? हो सकता है। जितना भी भोज खाने जाते हैं उसमें भोजन कौन बनाता है? हलवाई। तो वो महिलाएं होती है क्या? अरे अगर केवल महिला को भोजन बनाने का ड्यूटी रहता तो जहां चटकारा मार के खाते हो होटल में या बड़ा टेस्टी चाट खिलाया उसके रसोई में घुसो बनाने वाला पुरुष है। अगर महिलाएं केवल भोजन बनाती और पुरुषों को नहीं आता तो बड़े बड़े भोज का संचालन कैसे कर रहे हैं? ये तो लिंग के आधार पर केवल शोषण के लिए बांट दिए। तो ये लैंगिक समानता की बात लोहिया करते हैं। देखो ये सब कब है? ये सब यूज भी करना है। हिंदी में निबंध है तो जो थाउट चल रहा है इसी से एक निबंध बन जाएगा, अलग से पढ़ना ही नहीं है। सबसे ज्यादा मार्क्स का वही रहेगा। तुमको महिलाओं की स्थिति, महिलाओं पर कुछ लिखना रहे, महिला खाली देखना तो बस लोहिया जी को याद कर लेना। ये बात सीधे कहना है। राम मनोहर लोहिया ने भी अपने सप्त क्रांति दर्शन में लैंगिक समानता की सिद्धांत दिए थे। अंडरलाइन करेंगे तो लगेगा कि ना बड़ा बढ़िया पिलर ढलैया किया। तो दीवार तो यार जुटते ही रहे, ये लोग पिलर है, ढाल दोगे तो मजबूत हो जाएगा कि ना बहुत बढ़िया इन्होंने पिलर बढ़िया दिया। तो लोहिया का इस सप्त क्रांति दर्शन में लैंगिक समानता की बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर क्या है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता समझते हो? अब बताओ राम मनोहर लोहिया बड़े बड़े उद्योग के पक्षधर होंगे कि नहीं? रूस में, जर्मनी में बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए थे। लोहिया क्या पक्षधर होंगे? नहीं, गांधी जी के चेला बने हुए। तो बताओ इनको बड़ा बड़ा मशीन चाहिए कि लघु और कुटीर उद्योग? लघु कुटीर उद्योग। तो आर्थिक समानता के लिए इन्होंने लघु और कुटीर उद्योग का समर्थन किया कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाओगे तो कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, आर्थिक समानता आ जाएगी। देश में सबसे अच्छी स्थिति है जब आर्थिक समानता है और इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल कौन है? लघु एवं कुटीर उद्योग। जितने भी बैंक हैं, जितने भी बीमा कंपनी है, ये सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इस समय बैंक सरकारी नहीं है, इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगी 1969। और अभी जो तुम चल रहे हो इनके समय जो देख रहे हो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी नहीं हुआ, लेकिन पक्षधर है, बोल रहे हैं कि आर्थिक समानता तब होगी जब बैंक और बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो। बैंकों को जबरदस्ती फोकस किया जाएगा कि गरीबों को भी लोन देना है, सबको उठाने की बात की जाएगी। और अब बताओ इसी में सामाजिक समानता में क्या इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को माना? वर्ग संघर्ष। जल्दी बोलो। नहीं, लोहिया ने कहा कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष ठीक नहीं है। वर्ग संघर्ष कहीं ना कहीं लड़ाई को उसका देता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव एक दिन खत्म होगा। कैसे? तो प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, ईश्वर के प्रेरणा से, ईश्वर के प्रार्थना से, ईश्वर के द्वारा। ये देखो मार्क्स धर्म भी नहीं मानता था और लोहिया धर्म मान रहा है। गांधी जी का प्रभाव ईश्वर से कैसे होगा भाई? तो लोगों को समझाएंगे कि ये भी मानव है, तुम इसको नहीं छू रहे हो ना, इसको ऐसे कर रहे हो ना, पाप लिखेगा। अब एक बार दो चार तो नहीं खाना तो ऊपर नरक तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो ये सब अगर हड़काएंगे तो नरक के डर से कम उसको ठीक रखे। ये सब मामले को हम लोग को ठीक करना, मारपीट की बात नहीं करें। छोटा लड़का है, कोई मेढक मार दे रहा है, बार बार ईटा उठाता है, मार देता है, तब उसको हम तमाचा मारे, उसको समझाएंगे कि देखो मारो इसको, और मारेगा तो रात में कान दर्द करेगा तुम्हारा। तुम कोई बच्चा में हड़काएंगे? अरे मेढक को कान से क्या लेना देना है? मरेगा हुआ तो तुम्हारा कान दर्द करेगा, इसमें कौन कनेक्शन है जी? ये केवल हड़काया गया कि ताकि इसके डर से उसका सुरक्षा हो। यही गांधी जी भी देखो समझा रहे हैं कि ये सब ऐसे रहेगा तो सही है। लोहिया अलग चार्ज होकर आए थे, वो तो वर्ग संघर्ष वाला चाहते हैं कि मार मार के सही कर देगा, वर्ग संघर्ष होगा। ये कह रहे हैं कि नहीं, एकदम इस तरीके से सामाजिक समानता लाना। तो देखो सामाजिक समानता के तरीके भी देखे। आर्थिक में भी इन्होंने आरक्षण का पक्ष लिया। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए इन्होंने कहा कि आरक्षण आवश्यक है। इस समय आरक्षण रिजर्वेशन लागू नहीं, केवल हल्के स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन लोहिया ने कहा कि जो हमारे समाज के गरीब तबके हैं वो गरीब तबकों को ऊपर उठाने के लिए अभी जरूरी है कि मान लो इतने बड़े बाउंड्री है और इतने बड़े बाउंड्री में अब इधर मान लेते हैं कि इस बाउंड्री के उस पार देखना है। अब एक आदमी लंबा है, अब ये आदमी इतना लंबा है कि ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, बस आराम से उस साइड में देख रहा है। उसी समय एक दूसरा आदमी आता है जो बेचारा इतना ही लंबा है, अभी हाथ भी उठा रहा है तो इतना ही है, कैसे देखेगा? अभी देख नहीं पा रहा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? नीचे एक स्टूल लगाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस व्यक्ति को अब हम लोग एक स्टूल दे देते हैं और स्टूल से कहते हैं देखो, और नीचे तो वो स्टूल लगा दिए, ये स्टूल का नाम आरक्षण लगा दिया। तो अभी भी देख रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है, हम भी देख रहे हैं।
सीन तो समझ रहा है ना, नीचे से सपोर्ट दी, अब सपोर्ट नहीं देते थे बेचारा, देख नहीं बात। और इसीलिए लोहिया कहते हैं कि देखो चाहते हो कि आर्थिक समानता हो तो इसके लिए जो समाज में दबे कुचले, जो समाज में नहीं उठ पाए, उनको उठाने के लिए ये उचित है, देना चाहिए। तो देखो कुछ लोग इसमें भी दो तरह की बातें चलती है। बाकी निबंध वगैरह के सेक्शन में कभी चर्चाओं में देखोगे तो आरक्षण तो अपने आप में बड़े लंबे सेक्शन, लोगों से पूछोगे आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो जिसको मिल रहा है वो कहेगा जन्मसिद्ध अधिकार है, और नहीं मिल रहा है वो कहेगा अन्याय है। दो बात चलता है, वो नॉर्मल फिलॉसफी नहीं देता है। लेकिन कोई भी चीज है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, तो आंसर क्या दोगे? हाँ ना में नहीं दोगे, सीधे कहोगे आरक्षण किसी को उठाने का एक तरीका है, अच्छा तरीका है, परंतु एकमात्र तरीका नहीं है। बस ऐसे करके ऐसे कर देना, समझ रहा है ना? मतलब एक सिर्फ यही उपाय नहीं है, इसमें भी कई सुधार की आवश्यकता है। आज एक आरक्षण में मान लो किसी को जातिगत आरक्षण मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीब, आज उस जाति में कौन जाति में गरीब अमीर नहीं है, सब में। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर जाति वाइज आरक्षण मिल रहा है तो आज एक मुख्यमंत्री भी कोई बन गया तो उसका बेटा आरक्षण का लाभ ले रहा है, और उसी जाति में एक गरीब है तो नहीं ले पाए, अगर मिल भी रहा है तो क्या इसके सामने वो टकरा पाएगा? नहीं टकराएगा, तो उठ नहीं पा रहा। नियम ऐसा होना चाहिए कि एक बार आरक्षण मिल गया तो उसमें अब अगले पीढ़ी को नहीं मिलेगा, तो सबको ना उठाना है। एक व्यक्ति को मिल गया, मान लो जितना मांझी है उनके बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है, या मांझी में दूसरे लोग को भी अगर मिल जाए वो अच्छा है, तो दूसरे लोग को भी मिले तो अच्छा होगा, सारे लोग का उत्थान हो। और अन्यथा एक व्यक्ति उठे बस वही उठते चले जाएंगे, और बाकी जितना है वो बेचारा फिर वही जो धंधा है अपना शुरू करेगा, दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी, शराब में धरा गया, बना रहा था, फला करा, तो उसी में रह जाए। तो इसमें जो समस्याएं हैं, दिक्कत यह है कि एक को जो मिला सबको मिल, लेकिन इसमें देखो ऐसा नहीं कि केवल एक मात्र सॉल्यूशन हमने दे दिया, कई तरह के विचार आते हैं। कुछ चिंतकों का विचार है कि नहीं, एक जो मिल रहा है उसको भी कंटिन्यू मिलने दीजिए, नीचे अभी है कोई बात नहीं। क्यों जी, ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए ताकि एक को अगर खूब उठाइएगा ना, तब उसको कुछ वर्ग अपने घर में भोजन पाती कराने लगेगा, तभी भेदभाव मिटेगा। नहीं तो अभी स्थिति है कि उसको घर में बैठाता तक नहीं है, खिलाता तक नहीं है, थाली तक नहीं देता, और हल्के हल्के उठाइएगा तो फिर बैठेगा ही। एक को इतना उठा दीजिए कि लगे कि हमसे बहुत ऊपर है, तो साथ में खिला लेगा, जिसके यहाँ जाएगा कहेगा आज तो हमारा एकदम मुख्यमंत्री आते, सब साथ खाएगा, सब पवित्र हो जाएगा, ठीक मन हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। तो उनका देखो दूसरे चिंता नहीं चलता है, तो उसमें तो खैर हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग को चूंकि पढ़ने वाले लोगों को इतने पॉइंट सोच रहे हैं कि आपके निष्कर्ष अंतिम बड़ा जबरदस्त आना चाहिए। आपको कहीं इस पे नहीं रहना है पक्षपात कौन के हाथ है, फला है, नहीं हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, संविधान में नहीं है, दस तरह की बात नहीं करना। सोचो आर्थिक पर आरक्षण हो कि नहीं, तुम क्या बोलोगे? जज 5 को सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, उसी को पता नहीं चल रहा क्या करे, 2 का राय नहीं हो, 3 का राय हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात। तो यहाँ पर तो बाकी लोग पढ़ ही रहे, तो इसीलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। तो हम लोग को उन बातों पर भी नहीं, लेकिन कभी किसी दिन क्लासेस होगा तो उसको 2 घंटा सुनो, 2 घंटा में ठीक हो जाएगा। नहीं तो कई लोग का होता है कलंगी नटखोल कसाया रहता है, तो एकदम एकदम ऐसे जन्म से फला करता है, फिर 2 घंटे के बाद वो दोनों तरह का नटखोल कसाएगा तो चापाकल जैसा बन जाएगा, फिर समाज में पानी लाभ देना शुरू कर देगा कि हाँ सही। ये कलंगी कसाने वाला कभी समाज को लाभ नहीं देता, हानि नहीं देता, वो हमेशा परेशानी ही करता है। तो चलिए खैर, अब हम लोग ये बताएं, इनके सप्त क्रांति दर्शन में सामाजिक समानता की बात हम लोग समझ गए, लैंगिक समानता की बात हम लोग समझ गए, आर्थिक समानता की बात समझ गए। इस समय एक बहुत बड़ी चीज जो चल रही थी वो था पूंजीवादी और समाजवादी देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका पूंजीवादी देश का नेतृत्व करने लगा और रूस समाजवादी देश का नेतृत्व करने लगा, और दोनों हथियार के जमा करने की होड़ मचाने लगे। ये कह रहे हैं समाजवादी के पास ज्यादा हथियार है, ये कह रहे हैं पूंजीवादी के पास ज्यादा हथियार है। तो इनके जो सप्त क्रांति दर्शन है वो वैश्विक है। इन्होंने कहा है कि इस हमारे दर्शन में किसी भी देश को हथियार जमा करने की होड़ समाप्त करना होगा, हथियार जमा के होड़ में तुमको नहीं लगना। हथियार जमा का होड़ लगेगा तो तुमको उसमें भी शांति नहीं मिलेगी। और हथियार करने कोई आदमी सोचे कि हम सुरक्षा के लिए पिस्तौल रखें, तो उसको एक पिस्तौल से शांति मिलेगा? कभी लगेगा ये, कभी लगेगा वो, फिर लगेगा 47 से रहता तो ठीक था, फिर लगता है कि नया छप्पन निकल गया है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और गोली जुटा लें, तो वो कभी भी शांति ना अपने से रहेगा और ना बहुत ज्यादा जुटा लेगा तो शांत रहने दे, क्योंकि बहुत जुटा भी लेगा तो भी दिक्कत है, उसको कुछ रहेगा तो मारो 20 को इधर उधर, और उसी में इधर उधर में काबू लग भी जाना। तो ये कह रहा है कि हथियार जमा करने की होड़ नहीं होनी चाहिए, दूसरे देशों के शोषण नहीं करने चाहिए। इस समय शोषण की भी बात चल रही, किसी के निजता का हमेशा इज्जत करना चाहिए। निजता का मतलब है किसी के कुछ निजी मामला है उसमें हर जगह हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। सरकार है तो ये नहीं किसी के निजी पर्सनल चीज पर आप उसको अटैक करें, कोई है अब तो उसमें पर्सनल चीजों पर अटैक नहीं होना चाहिए। ये सभी अभी हम लोग लिखेंगे इनके सप्त क्रांति दर्शन को, थोड़ा सा इनको सातों क्रांति के बाद अब इसमें हम लोग मेन समझेंगे इनका थोड़ा लोकतंत्र पर। दोनों विचार आपको खास आते हैं। लोकतंत्र पर मिला जुला के एक ही है कि ये समझ रहे हो कि लोकतंत्र का ये मानते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने ये भी माना कि चुनाव किस लिए लड़ना है? सेवा के लिए, मेवा के लिए नहीं। नीतीश जी भी स्टेटमेंट दिए थे एक बार, सत्ता में मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए आना चाहिए। तो ये किसी का आलोचना नहीं करना है, तो अब ध्यान दीजिए। तो कहने का सेंस है कि सत्ता में सेवा के लिए आना है, मेवा के लिए नहीं। तो इनका भी यही है कि न चुनाव के जीत से प्रसन्नता होगी और न ही हार से विचलन होंगे, कोई विचलित हम नहीं होंगे, हम सेवा के लिए निरंतर तैयार, एक निर्भय पूरे होकर के, निडर होकर के। और इन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष के खिलाफ एक जो आवाज उठाना चाहिए, इन्होंने लोगों को संदेश दिया कि विपक्ष को ऐसे रहना चाहिए ना कि चुपचाप बैठना चाहिए। एक विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इन्होंने लोकतंत्र में बाखूबी बाकी लोगों को समझाया। इसमें चर्चा भी कर लेंगे कि 1963 के लोकसभा में चुनाव में विजित भी हुए, उसके पूर्व सभी चुनाव में हारे। 63 के चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कुछ कारनामे जो सही नहीं था, जिसके लिए बाकी विरोधी पक्ष आवाज नहीं उठा रहे थे, इन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाकर एक लोगों के जो मनोभाव थे उसको बुलंद करने का काम किया। लोगों के अंदर में है कि बोल कोई नहीं रहा है, जाके कम से कम बोले। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक सिद्धांत दिया इसमें, जिसका नाम है चार खंभा सिद्धांत। हाँ, इनका सप्त क्रांति और चार खंभा, दो एकदम ठीक चाहिए। लोहिया के लिख रहे हो 4 को खंभे नहीं बनाया तो नहीं। लोहिया लोकतंत्र के लिए 4 खंभा, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है। ये विकेंद्रीकरण की बात क्यों किए होंगे जो आप समझ रहे हो। गांधी जी पावर ऊपर से नीचे, के नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। देखो ये अलग थ्योरी, थोड़ा गांधी जी से अलग थ्योरी, चूंकि उधर पढ़ते इधर पढ़ते, तो बीच में नया लोहिया थ्योरी दिया। 4 खंभा सिद्धांत गांधी जी का सिद्धांत नहीं, लोहिया का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि सबसे नीचे कौन है? गांव, गांव के बाद जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश। 4 खंभा है, ये 4 पिलर। और इन्होंने कहा कि हम जो सिस्टम चाहते हैं वो सिस्टम है कि चारों जगह त्रिस्तरीय गठन चारों जगह होना चाहिए। ये त्रिस्तरीय क्या है? 3 चीज का गठन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। यानी देखो ये कह रहे हैं कि गांव के अलग एगो सदन रहे और हर गांव के अपने अलग अलग डिमांड।
तो गांव का कानून एसी में बैठ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देगा तो क्या वो कानून हर गांव के लिए वैलिड होगा? हर गांव की स्थिति अलग अलग। अभी कहेगा कि गांव में उत्तर साइड से रोड होना चाहिए, मालूम चलेगा सब लोग उत्तर बसा हुआ दक्षिण से रोड है, कैसे चले? ये अपना समझेगा कि उत्तर होना चाहिए दक्षिण होना चाहिए। गांव में बीच में भैंस नहीं बांधना चाहिए, नियम बना देगा, और मालूम चलेगा कि सब लोग का फील्ड बाहर है, बीच में भैंस बांधने से ठीक रहे। कोई गांव ऐसा भी हो सकता है? तो अब इसका लोहिया कह रहा है कि हर गांव का अपना विधायक हो और वो अपने अनुसार कानून बनाए, ऊपर के थोपे गए कानून से गांव नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार जिला है, हर जिला अपना कानून बनाए। उसी प्रकार राज्य है, हर राज्य की अलग आवश्यकता है। कोई राज्य में जरूरत है कि शराब पियो, किसी राज्य में जरूरत नहीं है कि शराब पियो। कई राज्य में जरूरी है, वहां शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा। मुंबई नहीं, ठंडे प्रदेश, अब जहां ठंडे प्रदेश गोवा जाएगा वहां शराबबंदी लागू करेगा तो पागल ही होगा। जम्मू कश्मीर है तो आप जान करके वहां पर दिया जाता है। अब किस समय क्या डिमांडेड है, अब सब जगह प्रवचन दोगे कि मांसाहारी भोजन नहीं करो। अरे तो ये स्थिति के अनुसार ना होगा जी। जहां ठंडा प्रदेश है वहां कहोगे मांस नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, पार लग जाएगा, उसको वहां खाना ना पड़ेगा। अब वहां से सिखाया मांस मछली खाओ, इंडिया में सिखाने आओगे मांस मछली खाओ, क्या जरूरत है? ऐसी गर्म प्रदेश तो हर जगह की थ्योरी अलग है, एक नियम से सब कैसे चलेगा? नियम बनाओगे गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गाय माता है रखना चाहिए, तो पूरे विश्व में रह जाएगा। जिस देश में मरुस्थल है वहां अनाज ही नहीं होते हैं, भूसा नहीं है, अपने तो खाना ठीक से नहीं मिलेगा, तो जब गाय दूध बंद करेगी तो उसको क्या खाना देगा? भारत के लिए इसलिए माता है क्योंकि यहाँ घास हर जगह पाता है, यहाँ कुट्टी तुरंत मिल जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गाय नहीं भी दूध देगी तो कुछ नहीं जाएगा, उसको खोल के छोड़ दो, ऐसे खा लेगी, यहाँ अपने से चढ़ लेगी। यहाँ बहुत ज्यादा कुछ में नहीं है, नहीं भी दूध दे रही है तो रख सकते हो। अब बताओ जहां मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहां अनाज नहीं होता, तो आदमी को खाना नहीं ठीक से मिल रहा है, तो गाय को कुट्टी कहां से देगा? और खूंटा में बांध बांध के माता है भूखे रख के मार देगा, उससे बढ़िया उसको मार देगा तो इसका भी पेट भर जाएगा, इसको भी कष्ट से मुक्ति मिलेगी। देखो तो एक अवधारणा से क्या पूरे वस्तु चला सकते हो? तो कहां क्या खाया जा सकता है ये तो उनकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हो। इसीलिए लोहिया का कहना है कि हर जिला का अलग डिमांड है, हर राज्य का अलग डिमांड है। बिहार में शराबबंदी इसीलिए हो सकता है क्योंकि गर्म क्षेत्र है। अगर हिमालय की गोद में बसा रहता तो कोई मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात नहीं करता। आज हिमालय की गोद में नेपाल है, नेपाल कभी घूमने जाओ, आलू बेचने वाला भी कुछ आलू बेचने के साथ बगल में 10 को बियर बोतल दारू जरूर रखे। कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां दारू नहीं मिले, सब जगह दारू एकदम छूट है, क्योंकि कोई भी बेचेगा। लेकिन मजाल नहीं है कि कोई दारू पी के गाड़ी चला लेगा, क्योंकि हर चौराहे पर पुलिस मशीन लेके खड़ी है, सिर्फ ड्राइवर को चेक करती है, बाकी पी के बोलते रहो गाड़ी में, क्या दिक्कत है? चलाने वाला को नहीं पीना, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला पिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसीलिए हर चौराहे पर पुलिस है, किसी गाड़ी को कहेगा रुक जाओ, अब मशीन भिड़ाएगा, इसमें फूंको, फूंका लाल बॉल तो कहेगा ठीक है, हरियर जला तो कहेगा गाड़ी इधर लगाओ, अब चलो। अगर इंडियन ड्राइवर गया है 2 दिन का, वही थाना में हाजत में बंद, कोई केस एफआईआर नहीं है, इंडिया से केस चलेगा इस पर। 2 दिन इसको बंद करके इसी में रखो, घूमने आया ना, इसको घुमाओ हवाला, 2 दिन वहीं रखेगा, भूखे प्यासे मिजाज एकदम सही हो जाएगा, कहेगा कि ठीक जाओ, फिर पी के चलेगा, अगला 2 दिन फिर तुमको रखेगा, एकदम सब देखो सही चल। अब देखिए शराब नहीं बेचे देंगे, ये नहीं है उसका नियम, ऐसा व्यवस्था ने बताया कि किसी चौराहे पर मजाल नहीं है कि कोई पी के ड्राइवर चला, और शराब मिल सब जगह रहा। हाँ, बैठने वाला को कोई नहीं फुकवाएगा, बैठने वाला पी सकता है। पूरे काठमांडू शहर में, पूरे नेपाल का सोचो राजधानी है, मजाल नहीं है कि कोई गाड़ी हॉर्न बजा दे, हॉर्न ही नहीं बजाना, बहुत जाम है, चुपचाप साइड लग जाओ, चुपचाप रहो, जाम है तो पे कर दिया तो 5000 लग गया, कोई हॉर्न नहीं बजाना। सोचो पूरे शहर की बात बोल रहे हैं, पूरे टाउन में हॉर्न वर्जित, तो नियम इतने टाइट है, हर मोड़ पर पुलिस है, हॉर्न बजाया तो जिसका आवाज सुन लिया बस गाड़ी साइड कीजिए, 5000 चलाने को कर दिया। तो स्थिति है कि पूरे शांत जोन, चलाने वाला भी शांत। तो ये कह रहा है कि ये तो उसकी स्थिति है, तो उसने अपना कानून बनाया, जिसको जैसा है कानून बनाओ। अब हर गांव में ही पुलिस रहे, थाना रहे, गांव की अपनी थाना, एक थाना से गांव के दूसरे थाना में ट्रांसफर, जिला पुलिस अलग, राज्य पुलिस अलग, और सीआरपीएफ अलग कर दो। तो जैसे सीआरपीएफ है और बिहार पुलिस है, वैसे जिला पुलिस और गांव पुलिस भी बहाल करो। और वो पुलिस गांव में कुछ करेगा, दूसरी पुलिस हर गांव में रहेगा, तो उतने में गांव वाला ठीक रहेगा, चोरी नहीं करेगा कि पुलिस आया 2 है तो पकड़ के ले जाएगा, जरूरत होगा तो 5 गांव से फिर बुला लें, और जरूरत है तो जिला वाला से बुला लें, उतने से शांत रहेगा। हर गांव में 2 फोर्स डालो, और हर गांव में एक जज साहब के बैठा, हर गांव की न्यायपालिका हो। कोई अपराध है तो बस वही गांव में ही वकील को नौकरी भी मिलेगा और जस्ट जजमेंट भी मिलेगा, तो इससे ऊपर के न्यायालय में ज्यादा मुकदमा भी नहीं रहेगा, नीचे मामला सुलझते चला जाएगा। और ऐसा सब जगह होना चाहिए। और एक ही विषय पर अगर 2 जगह टकराव होता है, जज साहब बोलते हैं कि जमीन इसका है, जिला वाले कह दिया कि उसका है, तो ऊपर वाले का मान्य माना जाएगा। जिला वाले कहे उसका है, राज्य वाला हाईकोर्ट का दिया नहीं उसका, वो ठीक बोला था तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इधर बोल देगा उसका मान्य हो, फैसला सब देगा। लेकिन ऊपर वाला अगर टकराव होगा तो वैलिड टकराव नहीं रहा तो सही। अभी देखो इनका जो थ्योरी है, इसको हम लोग कौन थ्योरी कहते हैं? 4 खंभा थ्योरी। तो अब बताओ 4 खंभा थ्योरी क्लियर है इनका? अब इस पर हम लोग लिखेंगे। देखो अगर कहेगा कि बताओ लोहिया कितने प्रासंगिक है तो क्या कहोगे? लोहिया कितने प्रासंगिक है आज प्रासंगिक है कि नहीं है जी? जल्दी बताओ। कोई व्यक्ति सुन लो, गांधी पूछे, टैगोर पूछे, लोहिया पूछे, जो पूछे, प्रासंगिकता में भागना नहीं है। प्रासंगिक नहीं रहते तो इन लोग का नाम ही नहीं याद। कोई का एकदम स्पेशल। देखो 2 चीज होता है, चावल दाल सब रोटी बनता है पूछकर, कुछ आइटम है जो ऐसे ही परसाता है, सलाद, अचार, ये सब चटनी, ये सब ऐसे ही है। तो कुछ कुछ सलाद वाला लाइन है, चटनी वाला लाइन है, जिसका पूछेगा परस्त है। अब कभी भी कहेगा प्रासंगिक तो कोई आदमी रहेगा कहना कि ये वास्तव में युग पुरुष थे और इनकी विचारधारा किसी एक युग के लिए नहीं, सदियों तक हर युग में प्रासंगिक है। ये सब अचार सलाद है। उसी को पूछेगा तो युग पुरुष बना के कहना कि भाई एक युग के नहीं, इनके विचार एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जगह के लिए नहीं, हर जगह और सब जगह प्रासंगिक है, युगों युगों तक प्रासंगिक है। ऐसा लाइन है कि एकदम गड़बड़ होगा तो कहना लाओ आचार्य सलाद जैसा पेट मार देते हैं, मत समझना। तो बाकी सब इमरजेंसी लैंडिंग है, इमरजेंसी लैंडिंग का भी प्रासंगिकता में 2-4 लाइन रखना है कि जब देखा तो सब इमरजेंसी लैंडिंग मार दिए निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, इनको थोड़ा सा हम लोग लिखना प्रारंभ करें और तब हम लोग चलेंगे। जीवन परिचय का तो बहुत ज्यादा काम है नहीं, हेडिंग दे दिया है राम मनोहर लोहिया। चलिए नीचे लिख दीजिए, लोहिया के समाजवादी दर्शन। और लोहिया के समाजवादी दर्शन। एग्जाम में कितने कलर यूज कर सकते हैं? 2 कलर, ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोशिश करना है एक ही कलर का कलम से लिखो, उसी से अंडरलाइन करिए। डेली कलम चेंज करना ज्यादा अच्छा है, मैंने डेली परीक्षा में जाओगे तो चेंज, बीच में लीड खाली नहीं होना चाहिए। इन्हें कि बस पढ़ाई पन्ना लिखे और पहले से देख के गए कितना बच रहा है, यहाँ खाली करवाए और रिफिल लेके गए, कई लोग रिफिल छाप रहा था, या पेन दूसरा लेके गया फिर शुरू कर दिया, इंक चेंज हो जाएगा तो नंबर नीचे वाला जांच नहीं होगा जहां से चेंज होगा।
क्योंकि यहाँ पे आरटीआई से कोई आपकी कॉपी मांग के जांचने वाले को फंसा देगा कि घरे बुला करके देखिए लिखवाया है, लीड बदल गया, देख लीजिए। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन रहता है आपको शुरू में कि यदि किसी कारण से आपके इंक चेंज होते हैं तो आप वहीं पर जो गार्डिंग में व्यक्ति हैं उस इन्विजिलेटर से यहाँ लिखवाइए कि पेन चेंज अलाउ, और दस्तखत करेगा, डेट वही दस्तखत कॉपी के ऊपर भी है, तब कॉपी जांच हो जाए। अगर कलम चेंज करते हैं तो आपको लिखवाना पड़ेगा, नहीं लिखवाने का मतलब है कि सेटिंग तगड़ा है, घर में किसी तरह घुस के अपना कॉपी पहचान करके स्पेशल लिखवा लिया गया। तो इसीलिए आपको पेन चेंज अलाउ इन्विजिलेटर के सिग्नेचर यहाँ पर करवाना होता है। कोशिश करो ये सबका नोट नहीं आए, प्रतिदिन आपका उस तरह का पेन ही जाए जो आपका पूरे का पूरे बढ़िया से लिखा सके उसमें। तो चलिए आप जल्दी बताइए, लोहिया के समाजवादी विचार में आपने क्या समझा? लोहिया का जो समाजवादी विचार है वो मार्क्सवाद है कि गांधीवाद है कि बीच में? बीच में है। क्या इन्होंने पूरे मार्क्स को 100% सही माना? नहीं, उन्होंने कहा कि यूरोपीय जो समाजवाद है वो हर जगह के लिए सही नहीं है, हर जगह की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति अलग अलग और विभिन्न स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो समाजवाद अपने रूप से वहां पर बनना चाहिए। समाजवाद ठीक है लेकिन केवल इनका वाला ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने भारतीय समाजवाद के लिए अपना सप्त क्रांति सिद्धांत दिया। बोलो बात क्लियर हो गया सबका? लिख दीजिए, नीचे लिखें, राम मनोहर लोहिया ने अपने समाजवादी चिंतन में गांधीवाद और मार्क्सवाद के विचारों के बीच गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों के बीच तालमेल स्थापित किया है। इनके विचार क्रांतिकारी और मौलिक हैं। इन्होंने यूरोपीय समाजवाद को एशिया के अनुकूल नहीं माना है। इनके अनुसार प्रत्येक देश की अपनी परिस्थिति के अनुसार समाजवादी सिद्धांत होने चाहिए। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के अनुसार एक नए समाजवाद के चिंतन का रूपरेखा तैयार किया। ये देखो ऊपर की भूमिका हो गई, तो भूमिका में हम लोग पूरे स्पष्ट कर दिए कि ये मार्क्सवाद और गांधीवाद के जो विचार थे उसमें एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया, और इनका मानना था कि जो यूरोपीय समाजवाद है वो एशिया महादेश के अनुकूल नहीं है। ये नहीं कि हम जो जर्मन में देख रहे हैं, रूस में देख रहे हैं, हुबहू आ जाए, लोगों को उस्काएं, वर्ग संघर्ष, गरीबों एक हो, मजदूरों एक हो, मारो, ये सब नहीं करना। उनका थ्योरी अलग है, और उन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के अनुसार भारत में एक नए समाजवाद की रूपरेखा उन्होंने खींचा। बोलो लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर है सबका? एक छोटा सा पैराग्राफ फिर बना के तब हम लोग चलेंगे सप्त क्रांति फिलॉसफी की ओर। लिख दीजिए, लिखिए, जाति धर्म लिंग संस्कृति के आधार पर भेदभाव मुक्त समतामूलक समाज की इन्होंने कल्पना किया। वे समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित नव समाजवाद को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। नव समाजवाद को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। नव समाजवाद का मतलब है पुराना जो समाजवाद था वो वर्ग संघर्ष पे आधारित, ये कह रहे हैं प्रेम आधारित, समन्वय आधारित। पुराना समाजवाद में धर्म का कोई जगह नहीं था, ये कह रहे हैं धर्म से भी हट के लोग बराबर होगा। गांधी का याद नहीं है जी कैसे बताया था कि भूमि दान दो, तुम भूमि के मालिक नहीं हो, सिर्फ क्या हो, संरक्षक हो। कब तक के लिए? जब तक सब बराबर ना हो। तो गांधी के चला उसी तरह का थ्योरी देंगे। तो इनका जो थ्योरी है क्या वो पुराना समाजवाद है कि नव समाजवाद? नव समाजवाद। तो उसमें थोड़ा सा लिख भी देंगे तो नव वाला डिफाइन हो जाएगा। लिख दीजिए, इन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नकारा है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नकारा है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नकारा है। वे मार्क्सवादी समाजवाद जिसमें धर्म का कोई स्थान नहीं दिया गया है,
उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं, उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं, उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए तो 2 पैराग्राफ हो गया। तीसरा से मेन कौन चलेगा? सप्त क्रांति दर्शन, फिर लोकतंत्र का अभी लिखाएगा अगले दिन। इसमें सुन लीजिए, कल से आप लोगों का क्लास का ड्यूरेशन टाइमिंग बढ़ जाएगा। बीपीएससी तो हम पहले ही बताए थे कि अभी जो अध्यक्ष महोदय है उनको छपास रोग, छपास समझते हो, नाम छप जाए। ये वो था उसी तरह का एक व्यक्ति की जिसको इच्छा थी कि अखबार में नाम छपे, और उस सब का निकलता, वो बेचारा गरीब था, निकल ही नहीं रहा था। तो अंतिम में पूछा कि सब निकल रहा, मेरा अखबार में नाम कैसे छपेगा? तो लोग कहा कि कुछ घायल हो गए, कुछ घटना होगा या फिर कुछ करोगे तब ना छपेगा। तो जान करके छत पर से कूद गए। लोगों ने पूछा कि क्यों कूद गया? तो कहा पैर तो टूट गया, अब तो नाम छप जाए। हम कूदे ही इसीलिए कि अखबार में नाम छप जाए। एक बालक छत से कूद के घायल हो, गिर के घायल हो गया, पैर टूट गया, नाम फलाना। इतने से हम सार्थक है, गोड़ टूटेगा दर्द नहीं होगा जितना सुख हो। तो अध्यक्ष महोदय भी जान करके कोशिश अभी करते हैं डेली वो न्यूज बना दिया जाए। तो ये वो डेट दे देंगे, वो न्यूज होगा, वो डेट पर नहीं निकालेंगे तो फिर वो न्यूज होगा, निकाल देंगे तो फिर एक न्यूज होगा, तो अपने आप में बने रहेंगे। और उसीलिए इसमें अभी रिजल्ट के लिए कल से ही लगातार सुर्खियों में चल रहा था, अब हो गया कि रिजल्ट अभी रेडी नहीं है, 20 तारीख को आएगा। तो 20 को आएगा, तो फिर जो है 20 के लिए अब हम लोग आगे प्रोसीड कर गए। मिला जुला के हम लोग पहले ही मान के ही चल रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद भी दिसंबर तक कहीं कोई एग्जाम नहीं होगा, चूड़ा दही खिलाने के बाद ही एग्जाम होगा। वो चूड़ा दही खिला करके ही एग्जाम होना, क्योंकि आएगा आपका रिजल्ट आने के 4-5 दिन बाद फिर फॉर्म भरवाएगा। ऑप्शनल चेंज वगैरह के लिए अगर दिया है तो उसमें इस बार उस तरह का भी होगा। इस बार एक अच्छा किया कि किसी बच्चे को फिर हार्ड कॉपी नहीं भेजना, जो है कंप्यूटर में भर दिया हो गया। इस बार पहले था कि मेंस के लिए हार्ड कॉपी भेजना होता था, इस बार भेजना होता नहीं है, सीधे केवल भरोगे, अपना जो चेंज करना करिए, काम कंप्लीट हो गया। अब इस बार ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा किया है, कोई बच्चे साफ पहले था साफ नहीं था, बच्चे पूछते थे, अब साफ किया गया है कि आप किसी भी एक पेपर को इंग्लिश में दूसरे को हिंदी में लिख सकते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे का ऑप्शनल मान लो एंथ्रोपोलॉजी है, कुछ ऐसा है जिसमें इंग्लिश में ही लिख सकता है तो लिखो, जीएस हिंदी में लिख सकता है तो लिख सकता है, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। इस बार कंप्लीट खखर के अध्यक्ष ने साफ कर दिया, तो इसलिए इस किसी तरह का बैरियर नहीं रहा कल से। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाते ही चले जाए पढ़ने का, तो मोड कंप्लीट हो जाएगा। अब 3-4 लंबे ड्यूरेशन वाले टीचर आ जाएंगे। हमको ड्यूटी यही है कि बस एक विकेट पर बने रहना है लास्ट तक, इसलिए हम लंबे नहीं चल रहे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लास्ट तक नहीं रहेंगे। बीच में 5 दिन का वैकेंट है, कोई टीचर नहीं, तो सिर्फ एक हम ही यहाँ है जो बस जो है तो शुरू रहे, और लास्ट तक हमें टिकना होगा। और इसीलिए कई बार होता है खत्म हो गया, दोबारा पढ़ लो, फिर पढ़ लो, लेकिन रहना चाहिए। दोबारा शुरू हो जाएगा तो चलो एक बार फिर चलेगा ना, तो अंतिम ओवर तक चलना है उसको। तो इसमें कल से आपका क्लास 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगा। कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें साइंस टेक में नए बच्चे भी कोई आना चाहेंगे तो कल वो डेमो क्लासेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो मेंस के लिए नए बच्चे होंगे उनको भी सूचना दे देंगे, कल से नए बच्चे डेमो क्लास 10 से 4 कर सकेंगे। दिल्ली से आपके